हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक बहुत ख़राब न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि जो नेगोशिएशन चल रहा था जनरल इलेक्ट्रिक के साथ F414 इंजन्स को लेकर, जो कि तिरस मार्क 2 और आमका के मार्क 1 वेरिएंट्स में लगने वाले हैं, उसने रोड ब्लॉक हिट किया है। यानी कि नेगोशिएशन फंस चुका है। जो टेक्निकल डिटेल्स हैं और एग्रीमेंट्स हैं वो सब डिस्कस हो चुके हैं और उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन प्राइस को लेकर मामला फंसा हुआ है। तो जो कॉस्ट जीई द्वारा कोट किया जा रहा है वो इनिशियल एक्सपेक्टेशंस से 3 टाइम्स बताया जा रहा है। तो पहले एस्टिमेट था कि जो इंजन का कॉस्ट जाएगा ये 70 से 80 करोड़ का होगा, लेकिन जीई यहाँ पर 200 करोड़ के आसपास एक इंजन के लिए डिमांड कर रहा है, जो कि एक एयरक्राफ्ट का प्राइस सिग्निफिकेंटली हायर बना देगा। और आमका के केस में तो ये बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि 2 इंजन वहाँ पर एक ही एयरक्राफ्ट में लगते हैं। तो सिचुएशन ऐसी है कि अब यहाँ पर कुछ मीडिया हाउसेस रिपोर्ट कर रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव्स भी देखे जा रहे हैं और क्या हो सकता है ये देखा जा रहा है। तो किसी भी सूरत में 200 करोड़ एक इंजन के लिए पे करना बेवकूफ़ी होगी। 350-400 करोड़ में आपका एक एयरक्राफ्ट आ जाता है। तो यहाँ पर जो प्राइस इतना ऊपर जा रहा है वो इसलिए जा रहा है क्योंकि जीई द्वारा 80% मैन्युफैक्चरिंग टीओटी ट्रांसफ़र करी जा रही है। इंजन की एमआरओ को ट्रांसफ़र किया जाएगा। सपोर्ट और मेंटेनेंस गारंटी इंक्लूडेड होगी। तो ये सब जब आप इंक्लूड करते हैं तो एक इंजन पर करीबन 200 करोड़ आप खर्च कर रहे होंगे अगर आप अमेरिका से ले रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी से इकोनॉमिकल नहीं बनाता है। तो क्या अब हम ऑल्टरनेटिव्स की तरफ आगे जा सकते हैं? अगेन ये काम हो सकता है, पर ये आपके तिरस मार्क 2 और आमका के प्रोग्राम को कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा। तो यहाँ जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी रही है वो ये हुई है कि हम जब नेगोशिएट करने जीई के इंजन जा रहे हैं जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, तो उन्हें पता है कि हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये इन्हीं के इंजन के अराउंड डिज़ाइन हुए हैं। तो हम यहाँ पर एक डिसएडवांटेज की पोजीशन पर पहले भी हैं, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक को पता है कि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, दूसरे ऑप्शन नहीं है, तो वो अपने हिसाब से कंडीशंस कोट कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन हमारे पास रहता कि हम इनके इंजन को छोड़कर दूसरी साइड चले जाएंगे, तो शायद वो इतनी मनमानी यहाँ पर ना करते। पर ये इंजन चॉइस क्यों बनाया गया? क्योंकि आपने अपने कंपटीशन में से L1 चूज़ किया था, यानी कि लोएस्ट बिडर। जो आपके परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो आपके रिक्वायरमेंट्स थी, वहाँ पर ये सबसे लोएस्ट प्राइस कोट कर रहे थे, तो आपने इनको चॉइस बनाया। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का या फिर जो पास्ट रिलेशनशिप रहा है अमेरिका के साथ, हमने उसका ध्यान यहाँ पर नहीं दिया। और क्योंकि ऐसी डील्स में जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं करी जाती है, तो ये हमें अल्टीमेटली कॉस्ट कर रहा है। और इसको देखते हुए लगता है कि रफाल एक सही चॉइस है, क्योंकि अमेरिका कभी भी टांग फंसा सकता है। तिरस मार्क 1 के केस में देख ही रहे हैं, मार्क 2 और आमका के केस में भी अब नज़र आ रही है। तो अगर आपके डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म्स आपकी सर्विस में आएंगे ही नहीं, तो आपको मजबूरी में इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। और यही चीज़ हमने एक्सप्लेन करी थी कि रफाल को लेकर जो कहा जाता है कि J-35 या J-20 के अगेंस्ट में ये एक अच्छा ऑप्शन होगा, ऐसा नहीं है। पर फिर भी रफाल को लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक मजबूरी है, क्योंकि वो एक फ्रेंच प्लेटफॉर्म है और किसी पर फ्रांस डिपेंडेंट नहीं है। तो कम से कम वहाँ से ये इंश्योर हो सकता है कि उनकी सप्लाई होगी और वहाँ अमेरिका अड़ंगा नहीं फंसा सकता, जो कि बाकी केसेस में फंसा रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन सिंपली यहाँ पर यह है कि इतना पैसा डालने के बजाय बेटर हम ऑफ द शेल्फ प्रिक्योरमेंट को लेकर डिस्कशन करें। अगर हम ऑल्टरनेटिव इंजन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको फिर से एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन करना पड़ेगा, फिर से नेगोशिएशन करने पड़ेंगे, फिर से उसके बाद नए इंजन्स के लिए आपको फंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑप्शंस अवेलेबल भी हैं वो आज अवेलेबल नहीं है। आपको फंड करके वो जनरेट करने पड़ेंगे। चाहे आप EJ-230 इंजन की बात कर लें, चाहे आप साफरान के M88-3 या -4 की बात कर लें, वो एज अ कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, एज अ वर्किंग एंड सर्टिफाइड इंजन नहीं। तो अभी ऑल्टरनेटिव्स पर जाने का हमारे पास समय नहीं है। ऑफ द शेल्फ अगर नेगोशिएट हो पाता है और अमेरिका इंजन सस्ते में ऑफ द शेल्फ डिलीवर करने के लिए तैयार होता है, तो वो हमें नेगोशिएट करना चाहिए। 80% मैन्युफैक्चरिंग टीओटी और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हमें भूल जानी चाहिए। इसके बजाय हमारा फोकस होना चाहिए, जो कि हमने सुबह डिस्कस किया, आमका के इंजन के लिए, जो कि हम डोमेस्टिकली बनाने वाले हैं। जैसे कि रोल्स रॉयस 2036 की टाइमलाइन दे रहा है, उस टाइमलाइन के अराउंड अगर हम ये इंजन बना पाते हैं, और क्योंकि ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के साथ आएंगे और जो F414 के अराउंड आमका और तिरस मार्क 2 डिज़ाइन किए गए हैं उनको रिप्लेस कर पाएंगे, तो उन इंजन्स को हम तिरस मार्क 2 और आमका में इस्तेमाल करें। यानी कि जो तिरस मार्क 2 के बड़े नंबर्स प्लान किए जा रहे हैं उनमें थोड़ा सा पॉज देते हुए इनको बैचेस में ऑर्डर करना सही रहेगा। यानी कि अगर हम इनको 120 के बजाय
60-60 में या 60-100 में डिवाइड कर दें, जिसके अंतर्गत पहला जो बैच हो जिसमें 60 एयरक्राफ्ट हम लें वो F414 इंजन के साथ आए, उसके बाद दूसरा बैच हो जिसमें जो हम इंजन डोमेस्टिकली डेवलप करेंगे उसके साथ ये आए, तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। वहीं पर जहाँ तक रही बात आमका की, तो आमका का डेवलपमेंट ही 2034 के अराउंड ख़त्म होगा। तो अगर जो इंजन हम आमका के लिए बना रहे हैं वो 2036 तक प्रोडक्शन में जाने लायक हो जाएगा, तो 1-2 साल की डिले ज़्यादा बड़ा इशू नहीं रहेगा और शुरुआत से ही इन इंजन्स के साथ ये प्लेटफॉर्म आए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं पर अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें कि शुरुआत में ही अमेरिका F414 को देने से मना कर देता है या फिर उस तरीके से हमें फंसाने की कोशिश करते हैं जैसे कि F404 के केस में तेरस के साथ ये कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? तब हमें डेफिनेटली ऑल्टरनेटिव्स देखने पड़ेंगे, जिसके अंतर्गत 2 ऑप्शन है। या तो आप रोल्स रॉयस के साथ आगे बढ़िए EJ230 इंजन के लिए जो कि इन्होंने ग्रिपिन E और F के लिए ऑफ़र किया था, या फिर आप साफरन के साथ आगे बढ़िए M88-3 या -4 इंजन के लिए। अगेन जैसे कि हमने बताया ये इंजन एज अ कॉन्सेप्ट है, अवेलेबल नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है, तो ये आपको फंड करना पड़ेगा जिसमें 2 से 3 साल का समय जा सकता है। उसके पैरेलल में आपको डिज़ाइन चेंजेस करने पड़ेंगे अपने प्लेटफॉर्म्स में भी। तो भले ही वो मेजर चेंजेस ना हो, लेकिन फिर भी कम से कम 2 से 3 साल का समय इसके पैरेलल में वो लेंगे। और उसके बाद जब इंजन आ जाएगा, एयरक्राफ्ट में लगेगा, फिर टेस्टिंग का पीरियड चालू होगा जो कि इस पूरे प्रोग्राम को मिनिमम 2 से 3 साल पीछे ढकेल देगा। तो जो तेरस मार्क 2 हो सकता है 2032 तक सर्विस में इंडक्ट होने लायक हो जाता, वो 2035 के अराउंड होगा। और अगर आप 2035 तक सर्विस इंडक्शन के लिए जा ही रहे हैं तो बेटर ये हो कि जो डोमेस्टिक इंजन आप बना रहे हैं उसी को बनाइए और 2036 तक उसको लगाकर आप फ्लाई करना स्टार्ट करिए। तो ये आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन है और जी को भी पता है कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको उन्हीं के पास जाना पड़ेगा, उन्हीं से इंजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपने सबसे बड़ी गलती ये करी कि अपना पूरा प्लेटफॉर्म उनके इंजन के अराउंड डिज़ाइन किया है और वो भी बिना इंजन को नेगोशिएट किए हुए बड़े ऑर्डर्स के लिए। अगर आपने शुरुआत में ही अपने एयरक्राफ्ट में ये इंजन लगाने से पहले बड़े ऑर्डर्स को लेकर नेगोशिएट किया होता और उस समय ही डील साइन कर ली होती इन इंजन्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो शायद ये उतना प्राइस कोट ना करते। हम आज जो ज़्यादा पे कर रहे हैं, चाहे वो रफाल की डील में हो, चाहे वो इंजन के साथ हो, वो इसलिए है क्योंकि हमने इन मामलों में डिलेस करी हैं और बिना विजन के फैसले लिए हैं। तो हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी जो आपके पास ऑप्शन है वो ये है कि आप ऑफ द शेल्फ ही इंजन को उठाइए और इंडिया में इनको मैन्युफैक्चर करने का प्लान छोड़ दीजिए। इंस्टेड जो पैसा आप यहाँ पर लगाने वाले हैं उसको अपने डोमेस्टिक इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में लगाइए और कावेरी 2.0 और आमका के लिए जो 120 किलो न्यूटन क्लास के इंजन आप बनाने वाले हैं उसको फंड करने में यूटिलाइज़ करिए, जिसके अंतर्गत साफरन और रोल्स रॉयस के साथ जो नेगोशिएशन चल रहा है उसको स्पीड अप करने की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है और इस साल के एंड से पहले साइन करने की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है। अब हम नेगोशिएशन में और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास समय बचा ही नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।